Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss the branches of Neopalynology, or you can say broadly that the branches of Palynology. So these are Aeropalynology, Mellitopalynology, Entomopalynology, for insect palynology, and Archeopalynology. All of them are very important for exams point of view. So without any delay, let's start with the introduction. So first of all, let's have a quick good look at the definition of palynology. Palynology deals with the study of extinct and extant organisms, especially spores and pollens. Furthermore, it focuses on taxonomy, evolution, development, fictional morphology, and pollination. सो स्पोर्स एंड पोलेंस की स्टडी के साथ हमारा पर्पस क्या होता है कि हम टेक्सोनमी कर सकें, यानी चीज़ों को क्लासिफाई कर सकें ऑर्गेनिजम्स को इनटू टेक्सॉन्स। इसके अलावा हम देख सकें एवोल्यूशन कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई, हम चीज़ों की फिक्शनल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, और व्हाट वाज द रूट ऑफ पोलिनेशन, हाउ वाज पोलिनेशन एट दैट टाइम टेकिंग प्लेस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नियोपैलिनोलॉजी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसमें हमारा मेन फोकस लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट सूटेबल उनकी स्टडी होता है, या फिर जो हमारे मैगा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिसोसिएटेड माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि जो मैगा ऑर्गेनिजम्स हमारे बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, उनके हम मैगा स्पोर्स को देख सकते हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हम इसमें स्टडी करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके ब्रोकन पार्ट्स हो गए, जैसे विंग्स हो गए किसी इंसेक्ट के, या फिर हमारे टीथ हो गए किसी सोलिकोडोंट के, एक्टिटार्क्स वगैरह के, तो ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। और अब हम स्टार्ट लेते हैं ब्रांचेस ऑफ नियोपैलिनोलॉजी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एरोपैलिनोलॉजी। So, Earthman in 1969 defined this discipline as the study of palynomorphs found in the atmosphere. जैसे कि एरो से ही इंडिकेट हो रहा है, ये एयर से रेलेवेंट है। तो वो palynomorphs जैसे कि पोलेंस हो गए, स्पोर्स हो गए, या बायोपार्टिकल्स जो अपने में एसिड रेजिस्टेंस एबिलिटी भी रखते हैं, और इसके अलावा ये इतने स्मूथ, लाइट वेट, कलरलेस होते हैं कि ये हवा में भी डिस्पर्सल इनका ईजी होता है। और ऐसे डिस्पर्स कौन से पोलन ग्रेन्स होते हैं? ये उन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एनिमोफिलस इन नेचर होते हैं। एनिमोफिलस मीन्स जो कि अपने स्पोर्स या पोलन्स का डिस्पर्सल एयर के थ्रू करते हैं, एयर के थ्रू अपनी पोलिनेशन करते हैं बेसिकली। ओके, सो इस डिसिप्लिन में हम स्पेसिफिकली एयर में मौजूद स्पोर्स एंड पोलेंस या बायो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। और हमने फीचर्स देख लिए, उनके फीचर्स क्या होते हैं कि वो लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसीलिए एयर में उनका डिस्पर्सल पॉसिबल होता है, और स्मूथ वॉल्ड होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट एरोपैलिनोलॉजी में बेसिकली कौन से प्लांट्स आते हैं या किस सीज़न में ये स्पोर्स एंड पोलन ज़्यादा होते हैं। तो स्प्रिंग के सीज़न में जो है हमारे पास एयर में इनकी रेशो ज़्यादा होती है, और चूँकि फ्लावर्स के ऊपर भी एक चार्ज मौजूद होता है जो कि स्लाइटली नेगेटिव होता है, और बम्बल बीज या फिर जो भी इंसेक्ट्स फ्लाई कर रहे होते हैं उनमें भी एयर में मूव करने की वजह से एक फ्रिक्शन बिल्डअप हो जाती है, जिससे वो भी चार्ज्ड हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी कुछ जो एनिमोफिलस स्पोर्स एंड पोलेंस हैं वो इंसेक्ट्स के साथ भी लग सकते हैं, तो उस तरह भी पोलिनेशन परफॉर्म हो जाती है। And fall plants release pollen grains to fertilize other plants of the same species। यहाँ पर pollination का पर्पस बताया गया है ताकि क्या हो सके, सेम स्पीशी या ऑपोजिट स्पीशी के साथ रिप्रोडक्शन प्रोसीड हो सके। फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पोलिनेशन की जाती है। लेकिन हमारे पास बहुत से पोलेंस ऐसे होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, और ये पोलेंस कहाँ से आते हैं? ट्रीज से, वीड्स से और ग्रासेस से। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि ये विंड में है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नोन है कि ये स्मॉल हैं, लाइट हैं, ड्राई इन नेचर हैं, और plants fertilized by insects like roses and some flowering trees like cherry and pear trees usually do not cause allergic rhinitis। ये एक बीमारी है, तो ये इस तरह के प्लांट्स नहीं कॉज करते, बेसिकली जो एयर के थ्रू पोलिनेशन करते हैं वो ही कॉज करते हैं, जैसे कि ट्रीज, वीड्स एंड ग्रासेस इन जनरल। Abundance of airborne pollens has impact on human systems, are common cause of allergy in large proportion of sensitive individuals। Free floating allergic pollen grains enter in the human system during inhalation। So आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा फोकस किस बात पे है कि वो
पोलेंस जो एंड स्पोर्स जो कि डिस्पर्सल जिनका एयर के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो ह्यूमन्स के लिए नुकसानदेह हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें एलर्जीज कॉज कर रहे हैं। ये इतने माइन्यूट इन नेचर होते हैं कि इनहेलेशन के थ्रू अंदर चले जाते हैं और हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट करते हैं। इसलिए इनको लोकेट करना, इनको इनकी अमाउंट मेजर करना और इनसे बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। और ऐसा हम कब कर सकेंगे? जब हम इनकी थॉरो स्टडी करेंगे। ओके, अच्छा जी, जो मेनली इनसे लोग एलर्जेंस होते हैं या जिन लोगों को इससे एलर्जी होती है उस बीमारी को पोलिनोसिस कहते हैं। और हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली इस कैटेगरी में आता है और ये मोस्ट फेमस एलर्जीज़ हैं जो लोगों में पाई जाती हैं। Hay fever is caused by pollen grains throughout the world, such as grasses. इनके scientific names, weeds and trees हम पहले mention कर चुके थे। यहाँ पे इनके scientific names भी दिए गए हैं आपकी remembrance के लिए। Knowledge of the temporal, seasonal and environmental aspects of pollen dispersal is important in understanding and avoiding hay fever. जैसा कि मैं आपको बता चुकी, नॉलेज क्यों ज़रूरी है कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं, टेम्पोरल रीजन कौन सा है, किस सीज़न में ज़्यादा होते हैं और किन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं जिनमें जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी से हमें एक डाटा मिलेगा। In aerobiological research, palynologists in collaboration with clinicians search the causative agent present in the atmosphere that have impact on human health. यानी environment में तो बहुत से पोलेंस मौजूद होंगे, हमें क्या पता लगाना है कि जो पेशेंट है, जो क्लिनिक्स में पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको एग्जैक्टली किस पोलन से एलर्जी है। तो ये दोनों पेलिनोलॉजिस्ट, एरोबायोलॉजिकल पेलिनोलॉजिस्ट और क्लिनिशियंस मिलके इस बात पे कोलैबोरेशन में स्टडी करते हैं ताकि वो डाटा कलेक्ट करके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स दे सकें ताकि पेशेंट्स इस जो इनकी सवेयर इम्पैक्ट है पोलेंस एंड स्पोर्स का, एलर्जिक पोलेंस एंड स्पोर्स का जो सवेयर इम्पैक्ट है उससे बचाया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, इसी कोलैबोरेशन से क्या बिल्डअप किया गया, ये पोलन कैलेंडर बिल्डअप किया गया जो कि हमें क्या बताता है कि किस ट्री या वीड की जो पोलन की अमाउंट है वो किस मंथ में ज़्यादा होती है। तो उस मंथ में स्पेशली जो पेशेंट जिस भी पोलन से एलर्जिक है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करेगा, जैसे कि वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलेगा या मास्क वेयर करेगा या उन चीज़ों से दूर रहेगा, उन एरियाज से दूर रहेगा जहाँ पे ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। Okay. Trapping, identification and quantification are carried out throughout the year and the results are recorded. क्या करते हैं ये कोलैबोरेशन में मिलकर ये काम करते हैं कि ट्रैप करते हैं इन पोलेंस को, फिर आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं किस क्वांटिटी में किस रीजन में मौजूद है। और ये डाटा हेल्प करता है हमें पोलन कैलेंडर बनाने में ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। अ पोलन कैलेंडर रिवील्स द नेम ऑफ प्लांट स्पीशीज that release pollen and spore in particular months. It also reveals the approximate amount of grains released in that season. तो ये सारा डाटा हमें कैलेंडर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस सीज़न में कौन सा प्लांट अपने पोलन रिलीज़ कर रहा है और किस अमाउंट में कर रहा है। और जो पेशेंट है साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसको स्पेसिफिकली किस पोलन से एलर्जी है ताकि उससे बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सके। द टर्म पोलन काउंट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पोलन इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक टर्म यूज़ की जाती है पोलन काउंट। इसका क्या मतलब होता है कि क्यूबिक मीटर में कितने अमाउंट में पोलेंस या स्पोर्स मौजूद हैं। और ये हम कोई भी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, 24 आवर्स में कितने मौजूद रहते हैं, एनुअली कितने रहते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज डाटा बना लेंगे और जिसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे to avoid them from severe conditions. Okay, now we will discuss the next important branch which is Melissopalynology. It is also called Mellitopalynology. So it is the study of pollen contained in honey and in particular the pollen source. अच्छा, यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है कि चूँकि हनी भी आपको नज़र भी आ रही होगी, तो हनी में बहुत से पोलेंस होते हैं क्योंकि हनी बीज प्लांट्स को विजिट करती हैं नेक्टर कलेक्शन के लिए और उसी नेक्टर से फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हनी बनाती हैं। तो इस जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, चूँकि इनके विंग्स होते हैं, इनकी लेग्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और माइन्यूट पोलेंस इनके साथ ट्रैप हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं
जो कि हनी में शामिल हो जाते हैं अनइंटेंशनली। लेकिन हनी में मौजूद उन पोलन से हमें क्या पता चलता है कि इन बीज ने किन प्लांट्स को विजिट किया था। हनी बीज आर द मेजर पोलिनेटर्स ऑफ मेनी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स बेसिकली फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली हनी बीज उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं फॉर नेक्टर कलेक्शन। नेक्टर इज लाइक देयर फूड। Bees of various types and honey bees visit flowers to collect nectar and carry large loads of pollen grains, both of which serve as food source for developing larvae. अब ये हमारे पास नेक्टर एज वेल एज पोलन ग्रेन्स क्या करता है, इनकी अपनी फूड सोर्स के लिए भी काम करता है और डेवलपिंग लार्वी को भी डेवलपिंग स्टेजेस में हेल्प करता है। By studying the pollen in a sample of honey, it is possible to gain evidence of the geographical location and genus of the plants that the honey bees visited. अच्छा जी, तो हनी की स्टडी से हम डिस्कस कर चुके हैं हमें क्या क्या पता चलेगा। एक तो प्लांट का हम कह चुके हैं कि हमें पता चलेगा कि किस प्लांट को हनी बी ने विजिट किया है और वो प्लांट किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे मौजूद था, इस तक भी हम पहुंच जाएंगे थॉरो स्टडी के बाद। Although honey may also contain airborne pollens from Entomophilous plants, spores and dust due to attraction by electrostatic charge of bees, हमारे पास बीज में ये सब कुछ शामिल होगा, लेकिन हमारा फोकस किस पे होगा कि कौन से पोलन्स हमारी हनी में ज़्यादा हैं, वो इंडिकेट करेगा कि ये किस प्लांट को इन्होंने मेजरली विजिट किया है। बीज प्राइमरली प्रोड्यूस हनी फ्रॉम नेक्टर। 1 ml ऑफ हनी में कंटेन मोर देन 20,000 पोलन ग्रेन्स। यहाँ से आपको इनकी मिनिएचरनेस का पता चलेगा कि पोलन्स कितने छोटे होते हैं, तभी 1 ml में 20,000 पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और इनकी, अब आप सोच रहे होंगे कि पोलन्स तो मुख्तलिफ तरह के हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये पोलन इस प्लांट से बिलोंग करता है। तो आगे एंड स्लाइड पर आपको एक डायग्राम भी दिखाई जाएगी कि हर प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक पोलन होता है और वो उसकी हम आउटर स्टडी से देखते हैं या उसकी एनाटमी देखते हैं जितना हमें विजिबल हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू या लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट पोलन इंडिकेट करते हैं कि ये किस प्लांट से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक पोलन मिला है जो कि बहुत लाइट इन वेट है, स्मॉल है, तो इससे आपको ये इंडिकेशन हो जाएगी कि ये एनीमोफिलस प्लांट्स से बिलोंग करते हैं, यानी वो प्लांट्स जो अपने पोलन्स का डिस्पर्सल एयर के थ्रू करते हैं। इसके अलावा आपको एक पोलन मिला है जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि उसके ऊपर बीड्स हैं, ठीक है, और वो स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर बीड्स हैं, तो ये इंडिकेट करेगा कि या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं कि ये पोलन जो है इंसेक्ट्स के थ्रू जो है डिस्पर्स होता है। तो एंटोमोफिलस प्लांट्स, एंटोमो मीन्स इंसेक्ट्स, एंटोमोफिलस प्लांट्स ने इस पोलन को रिलीज़ किया। और फर्दर आप उसमें देखते हैं कि उसमें सैक्स यानी एयर चैम्बर्स हैं कि नहीं हैं, इसके अलावा उसमें स्लेट्स कितनी हैं, पोर्स कितने हैं, तो ये सब आपको इंडिकेट करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं कि ये किस खास कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से बिलोंग करता है। Okay, now we will discuss mostly honey is produced by two species of bees, Apis florea and Apis mellifera. Pollen analysis of honey samples reveals the following. जब हम अपनी हनी में पोलन का एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या डाटा मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड्स द प्लांट स्पीशीज फोरएज्ड बाय हनी बीज, यानी अपनी फूड के लिए, फूड सोर्स के लिए किन प्लांट स्पीशीज़ को ज़्यादा विजिट किया गया है। सेकेंडली, इट आइडेंटिफाइज प्लांट्स, प्रोवाइड्स द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोलन स्पेक्ट्रम वेयर द हनी कम्स, यानी हमें पता है अगर इस स्पेसिफिक प्लांट को हनी ने विजिट किया है तो ये प्लांट तो इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है, तो उस एरिया की एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हमें नोन हो जाती हैं और जिस हिसाब में पोलन की अमाउंट होती है वो हमें इंडिकेट करती है कि वहाँ पर उस प्लांट कितना ज़्यादा ग्रो किया गया है या ग्रो हुआ है। इट प्रोवाइड्स द बोटैनिकल एंड जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ हनी, और हमें फर्दर लेबलिंग में भी आसानी होती है क्योंकि ऑथेंटिक लेबलिंग अक्सर हनी की नहीं की जाती है, तो मेलिसोपैलिनोलॉजी की हेल्प से पोलन एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वाकई ये किस प्लांट की से हनी बनाई गई है। और वो प्लांट अगर फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास सेलर्स हैं वो कहते हैं कि इस इलाके की हनी है और इन प्लांट्स से ली गई है, ठीक है, वो ये डाटा देते हैं, लेकिन आप खुद पोलन एनालिसिस के थ्रू इस डाटा को कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ये जो जियोग्राफी बता रहे हैं कि हम इस इलाके से हनी लाए हैं तो वहाँ पे ये प्लांट्स पाए भी जाते हैं कि नहीं। तो डाटा के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर तो ऐसे प्लांट्स पाए ही नहीं जाते, तो ये लेबलिंग गलत हुई है। तो इस तरह से हमें जियोग्राफिकल ओरिजिन और बोटानिकल डाटा की एनालिसिस, पोलन एनालिसिस से ये दो चीज़ें मिल जाती हैं। इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल टूल टू ऑथेंटिकेट, वही बात, हनी यूनिफ्लोरल हनी और मल्टीफ्लोरल हनी, फॉर एग्जांपल ब्रासिका हनी, एकेसिया हनी एंड सिट्रस हनी। यूनिफ्लोरल हनी वो होती है कि वो एक ही प्लांट्स के नेक्टर से बनाई गई हो, हनी ने उसे एक ही प्लांट को विजिट करके नेक्टर कलेक्शन के बाद बनाया
हो। और मल्टी फ्लोरल हनी वो होती है जो कि ऑब्वियसली मल्टीपल प्लांट्स के विजिट के बाद नेक्टर कलेक्शन से बनाई गई हो। तो यूनिफ्लोरल हनी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो और जो एज़ कम्पेयर टू मल्टी फ्लोरल हनी, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वाकई जो सेलर्स कह रहे हैं कि यूनिफ्लोरल हनी है और हमसे आप इस प्राइस पे ले लें, तो वो भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये यूनिफ्लोरल हनी है कि नहीं। इट डिटेक्ट्स वेदर हनी सैम्पल कंटेन्स एलर्जेनिक पोलन ग्रेन्स। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये ना हो कि आप उस हनी को इंटेक कर लें जिससे आपको ऑलरेडी एलर्जी है। तो एलर्जेनिक पोलन ग्रेन्स को भी की भी इंडिकेशन पहले से हो जाएगी पोलन एनालिसिस के थ्रू। इट डिटेक्ट्स वेदर हनी सैम्पल कंटेन्स पॉइजनस पोलन्स, फॉर एग्जांपल डिट्यूरा एंड रोडोडेंड्रॉन। यानी इन दो जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, इनके पोलन्स जो हैं पॉइजनस इन नेचर होते हैं। तो पोलन एनालिसिस के थ्रू हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहीं हनी में जो है अनफॉर्चुनेटली इन जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका अमाउंट तो नहीं शामिल। It identifies pollen that are toxic to bees and cause bee poisoning, for example, Cascuta and Solanum species. और कहीं बीज जो हैं इस हनी को बनाने के बाद डैमेज तो नहीं हो गई, ठीक है, या उनमें पॉइजनिंग तो नहीं आ गई, तो उस एरिया से आप उन तरह के उन पॉइजनस प्लांट्स को रिमूव करें। सो इस तरह से हमें ये सारा डाटा मिल जाता है मेलिसोपैलिनोलॉजी के थ्रू। Now we will discuss Entomopalynology, the third sub-branch. Okay. Entomopalynology is the study of pollen grains that are associated with insects, as we have discussed before. The purpose of studying entomopalynology is to find the relation of pollinators and crop yield. अच्छा, हमें क्या पता चलता है जो हमारी क्रॉप है उसकी पोलिनेशन में कौन से पोलिनेटर्स जो हैं हेल्प कर रहे हैं, इसकी स्टडी हम बेसिकली इस फील्ड में करते हैं, इस सब्जेक्ट में करते हैं, एंटोमोपैलिनोलॉजी की सब्जेक्ट में। It is observed that in apples, melons and almonds, the yield increases with the increase of pollinators. ठीक है, एप्पल्स, मेलन्स एंड आलमंड्स को अगर आप यील्ड इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो पोलिनेटर्स आपको इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं या इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। सम पोलिनेटर्स आर पेस्ट्स ऑन क्रॉप्स। बाय स्टडिंग पोलिनेटर्स एंड पेस्ट्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन बी डेवलप्ड टू यील्ड क्रॉप यील्ड। ओके, सो जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से पोलिनेटर्स फैसिलिटेट कर रहे हैं क्रॉप की यील्ड को बढ़ा रहे हैं और कौन से पोलिनेटर्स बेसिकली पेस्ट हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, सो जब आपको इस डिफरेंस की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो उस हिसाब से आप पेस्ट को पेस्ट के लिए रेमिडियल मेजर्स अडॉप्ट करेंगे और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं आपकी क्रॉप यील्ड को उनको आप फर्दर क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, उनको डैमेज होने से बचाएंगे। The studies include determining habit, habitat and life cycle of pollinators. और जो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है उनको आप फर्दर थॉरोली स्टडी करेंगे कि क्या इनकी हैबिट है, क्या इनका हैबिटाट है, इनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, कहीं हम इनकी लाइफ साइकिल की किसी स्टेज को डिस्टर्ब ना कर रहे हों, क्योंकि लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब किया तो पोलिनेटर डिस्टर्ब होंगे, पोलिनेटर डिस्टर्ब होंगे तो हमारी क्रॉप यील्ड इफेक्ट होगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट्स ऑफ पोलिनेटर्स, वेदर द पोलिनेटर्स आर आफ्टर नेक्टर, पोलन और बोथ, ये भी आपको पता चलेगा सुभान अल्लाह कि जो आपके पोलिनेटर्स हैं वो नेक्टर के पीछे आ रहे हैं प्लांट में या पोलन के पीछे आ रहे हैं या दोनों के पीछे आ रहे हैं। वेदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स अफेक्ट पोलिनेटर्स, द फ्यूचर ऑफ प्लांट स्पीशीज इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स एंड टू सेव पोलिनेटर्स फ्रॉम बीइंग इंडेंजर्ड। और जैसे कि आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं तो उसमें आप जानते होंगे कि उनमें रेजिस्टेंस होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में, तो हमने ये भी पता चलाना है इस स्टडी के थ्रू कि कहीं उनकी रेजिस्टेंस हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को, बेनिफिशियल पेस्ट या इंसेक्ट्स को तो नहीं डैमेज कर रही। अगर कर रही है तो हमें जो है वहाँ से GMOs को रिमूव करना है। क्यों? ताकि हम अपने पोलिनेटर्स को सेव कर सकें, उनको इंडेंजरनेस से बचा सकें। Next, we are going to discuss the fourth application of palynology, you can say, or fourth branch of palynology, which is forensic palynology. Forensic palynology is the study of palynomorphs that are used as evidence in criminal cases and resolve other legal problems. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें क्या किया जाता है कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं या लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए भी पैलिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, अभी आपको आगे आसानी से समझ आ जाएगा। Forensic palynology also includes identifying and linking the suspect to the scene of the crime, यानी जिस बंदे पे आपको शक है वो उस क्राइम की जगह पे मौजूद था भी कि नहीं, ये आपको इंडिकेट होता है। The following attributes of pollen and spore form the basis of forensic palynology. Pollen grains are abundant in the atmosphere. अच्छा, क्या बात है कि pollen and spore की स्टडी से हमें पता चल जाता है। pollen and spore तो बहुत छोटे से होते हैं, तो कैसे हमें पता चलता है? पहला कैरेक्टर ये कि पोलन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में होते हैं।
ठीक है, आप कहीं भी हों, पोलेंस या स्पोर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। Pollens and spores are microscopic and may be unknowingly taken away or left at a crime scene. Such pollen and spores can be used as evidence. यानी अगर वो सस्पेक्ट, जिस बंदे पे आपको शक है, वो उस जगह पे गया हुआ, तो जो हमारी डेड बॉडी है या कोई हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है जिससे कत्ल किया गया है, तो उस पे मौजूद पोलेंस और जो सस्पेक्ट है, उस सस्पिशियस पर्सन है, उस पे मौजूद पोलन को आप इंटर रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर ये वहाँ पे गया भी था कि नहीं, या इसका क्राइम सीन से कोई बिलोंगिंग है भी कि नहीं, रिलेशन है या नहीं। पोलन एंड स्पोर्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम अ क्राइम सीन, यानी आप बाकी तमाम निशानात तो मिटा सकते हैं, लेकिन पोलन एंड स्पोर्स को रिमूव नहीं कर सकते उस जगह से। स्पोरोपोलिन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ पोलन वॉल एंड इट फॉर्म्स स्पीशीज स्पेसिफिक पैटर्न्स दैट परसिस्ट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स विदाउट एनी चेंज इन शेप, अपर्चर एंड स्कल्पचरिंग। यानी उस स्पेसिफिक पोलन जो है वो स्पीशी स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ख़ास प्लांट्स थे, वहाँ से वो पोलन रिलीज़ हुए थे, तो उस जगह पे मौजूद जो पोलेंस हैं वो क्या इंडिकेट करेंगे कि वो किस प्लांट से बिलोंग करते हैं। और आप उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल है जिसका नाम स्पोरोपोलिन है, जो उनकी शेप, अपर्चर, स्कल्पचरिंग को बरकरार रखती है। अब जो सस्पिशियस पर्सन है उसकी शर्ट पे भी वही पोलन मौजूद होंगे, और फॉर एग्जांपल उसने डेड बॉडी को दफना दिए, फिर भी उस डेड बॉडी को आप निकालेंगे, उसके चेकिंग करेंगे, तो अगर उस पर भी वही पोलन मौजूद हुए तो इसका क्या मतलब होगा, सस्पिशियस पर्सन और डेड बॉडी का आपस में रिलेशन है, क्योंकि जो पोलन है उसके स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज नहीं आया होगा। अगर सेम पोलन हुए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। A pollen grain can be identified to specific plant type, site, region और country, और हमें पता है कि पोलन अपने प्लांट के साथ, उस जगह के साथ स्पेसिफिक होते हैं, तो उस रीजन को लोकेट करना, कंट्री को लोकेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। Okay, now we will further and discuss these important points one by one. Forensic palynology can relate a suspect to a crime or discovery scene, relate an item left at a crime or discovery scene to a suspect or victim, relate an item found on the suspect or victim to a crime or discovery scene, relate an item at the discovery scene to the crime scene, prove or disprove an alias. सो ये सारी वही बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा सस्पेक्टेड पर्सन है, क्या उसका जो चीज़ क्राइम सीन है उससे कोई रिलेशन है कि नहीं। जो हमारे पास बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिन पे आपको शक है, तो उनमें से कौन सा मोस्ट रिलेटेड पर्सन है। फॉर एग्जांपल एक बंदे के डेथ सीन में कहा जाता है कि 10 बंदों पे आपका शक जा रहा है, तो आप इजीली उस मेन पर्सन को वहाँ से निकाल सकेंगे, कैसे, उसकी कपड़ों की स्टडी करके, ठीक है, कि वो उस एरिया में गया था कि नहीं, और इसके अलावा जो आइटम वहाँ पर रह गया उसका, या जिस आइटम से कत्ल किया गया उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सब चीज़ों का आपस में रिलेशन आप सेम तरह के स्पोर्स एंड पोलेंस उनके ऊपर मौजूद हुए तो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। ओके, नाउ व्हाट कैन पैलियोलॉजी डू। तो इसमें वही, अगर ये सब हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा सस्पेक्ट पर्सन, तो इससे किसको हेल्प मिलेगी, बेसिकली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो पर्सन दफनाया गया है उसके साथ पोलेंस भी दफन हुए हैं, तो पोलेंस की आप एज को भी मेजर कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना अरसा पहले दफन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह का सारा डाटा आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में गिवन है, आप एक बार गो थ्रू करके मेन पॉइंट्स को रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्कियोलॉजिकल पैलियोलॉजी. So archaeological palynology is regarded as an information bank of the past including climatic conditions in a particular time bracket. यानी यहाँ पर जो स्पोर एंड पोलन की स्टडी है उससे आपको पास्ट डाटा को लोकेट करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है। आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ यू कैन रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट वेजिटेशन। ठीक है, तो आप ऐसा कैसे करेंगे, वही पोलन एंड स्पोर की स्टडी से करेंगे, क्योंकि पोलन एंड स्पोर जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, उनकी आप एज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हर प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अबंडेंट इन नेचर होते हैं। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर ही वो इन तमाम फील्ड्स में हेल्प आउट कर पा रहे हैं। Sediments along with pollen are collected for analysis from the archaeological sites। जो हमारी पुरानी साइट्स हैं जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, या इस तरह की जो भी हमें वाक़यात मिलती हैं, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, रॉक्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उनके अंदर मौजूद क्या करते हैं, पोलन जो मौजूद है उनका एनालिसिस करते हैं। These are dated with radiocarbon dating to measure the changing pollen presence over time। यानी आप देखेंगे कि पोलन में
अगर वो बहुत ईयर्स अगो है, मैनी ईयर्स अगो है, तो पोलन में किस किस तरह के चेंजेस आए, तो पोलन की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस भी विद टाइम आते हैं। तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पहले इसमें ये प्रोसेस हुआ होगा कि इसका सारा लिक्विड बाहर आया होगा इतने अरसे में, देन इसकी एसिड डिपोजिशन हुई होगी, ठीक है, एसिड का इस पर अटैक हुआ होगा, और फिर अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। मोर ओवर कलर ऑफ द पोलन या पेलिनोमॉर्फ भी आपको इंडिकेट करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जितना पोलन डार्क होगा उतना ही पोलन जो है वो पुराना होगा, ठीक है, इससे भी उसके टाइम का, एज का अंदाज़ा होता है। तो वो जो चीज़ उसके साथ डिपॉजिट हुई होगी, ऑटोमेटिकली आप उसका भी डेट फाइंड आउट कर लेंगे इन रिलेशन टू दैट पोलन जिसके साथ वो बरी हो गई थी। In the early Holocene, humans first selected and cultivated the food and fiber plants upon which they are to depend. अच्छा, शुरू में जब ह्यूमंस का जो एरा बताया जाता है या पीरियड होलोसीन बताया जाता है, तो उसमें जो उन्होंने फूड जिस पे वो डिपेंड करते थे या प्लांट्स जो वो खाते थे, तो उसका भी अंदाज़ा जो है हमें पोलेंस की स्टडी से होता है, क्योंकि पोलेंस क्या इंडिकेट करते हैं, अपने प्लांट्स को इंडिकेट करते हैं। प्लांट्स का जब हमें पता चल जाता है तो हम बता सकते हैं कि ये प्लांट तो इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता, तो आपको पास्ट वेजिटेशन का, पेलियो इन्वायरमेंट भी या पेलियो इकोलॉजी भी, ये वाली टर्म भी इसके लिए यूज़ होती है, उसका आपको पता चल जाता है, और आप इमेजिनरी रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं कि हाँ, वहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी थी, वहाँ की वेजिटेशन ऐसी थी, लोग इस वेजिटेशन पे डिपेंड करते थे, और इस तरह की उनकी रूटीन थी, ये उनका फूड हैबिट थी। ओके, individual pollen grains from archaeological sites has identified, counted, and estimated the types of pollen present in relation to time scale. These data are used to trace the history of the domestication and cultivation of the plants. वही simple terms में आप यही कहेंगे कि आपको Paleoecology, Paleo environment या Paleo vegetation means past environment, past vegetation, past habitat या जिस पे लोग डिपेंड करते थे, उसका अंदाज़ा हो जाता है। Moreover, pollen analysis of human coprolites provides the dietary प्रेफरेंसेस, यानी जब आप फीसिस फॉसल्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि उनकी डाइट क्या थी, उनमें मौजूद पोलेंस को स्टडी करके। यहाँ पे आप साइड पिक्चर में देख सकते हैं कि हर पोलन को जब कीनली ऑब्जर्व किया जाता है इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप में, तो उसकी ये फीचर्स जो हैं विजिबल होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये किस प्लांट से बिलोंग करता है। Okay, pollen analysis of sheep excrements found in Switzerland over several thousand years provides data regarding the reconstruction of the composition of pastures of that time. ठीक है, पोलन एनालिसिस से जो उस दौर के पास्टर्स थे, ग्रास लैंड्स थे, उनका हमें पता चला, और ऐसा वाकई स्विट्ज़रलैंड में हो चुका है, और मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना डाटा उन्हें सिर्फ सेडिमेंट्स में मौजूद पोलन की स्टडी से मिला। विद द एड ऑफ पेलिनोलॉजिकल डाटा, द लैंड यूज, forest clearance, cultivation, and abandonment all can be identified. These data, when collated with other archaeological evidences, become extremely informative. हम अपने सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं, और भी जो हम पास्ट हिस्ट्री की चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे हिस्टोरोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म, तो वो जो पास्ट हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, वो अपने जब सारा डाटा को इन पोलन एनालिसिस से जो हमें डाटा मिलता है उसके साथ को रिलेट करते हैं, तो हमारे पास अबंडेंट डाटा, अबंडेंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। इन ओल्ड इजिप्शियन टॉम्स, हनीज आर फाउंड. Pollen analysis of these honey samples help to trace back over 4,000 to 5,000 years the vegetation of Nile Valley. सुभान अल्लाह। जो हमें इजिप्शियन से, ओल्ड इजिप्शियंस के टॉम्स से क्या मिली थी, हनी डिस्कवर हुई थी। हनी में हम बता चुके हैं कि पोलेंस मौजूद होते हैं, तो उन पोलन हनी सैम्पल्स में मौजूद पोलन के एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि उस नाइल वैली की जो इतने हज़ार साल पुरानी थी, तब क्या वेजिटेशन उसमें पाई जाती थी। So hope you have understand all these typical branches very well, and that's it for this video. Don't forget to like, share, and subscribe for more informative